वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहता हूँ आपको द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में करियर काउंसलिंग की एक और वीडियो आपके सामने जी। हमारी असिस्टेंट SNGAD की जॉब्स जो पहले भी आई थी PPSC की तरफ से, अब भी आई, इनका एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, ये जॉब्स किस तरह की हैं, सैलरी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अंदर जो है क्या इतनी हैंडसम सैलरी है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए या नहीं, तैयारी किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है, इस सारी की सारी बातें यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसे एक वीडियो में ही आपको सारी की सारी डिटेल्स असिस्टेंट SNGAD के मुतालिक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है SNGAD का। तो पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ये जॉब्स आपकी हो जाती हैं असिस्टेंट SNGAD की। ज़्यादातर स्टार्ट में ये जॉब लाहौर में आपको मिलती है, और बाद में आपका जो ट्रांसफ़र है वो मुल्तान या बहावलपुर में भी हो जाता है। ये भी जहन में रखिएगा, बाद में ट्रांसफ़र कहाँ पर हो जाता है, मुल्तान या बहावलपुर भी, यानी साउथ पंजाब में भी है ये। तो साउथ पंजाब में आपको ये जॉब मिलती है या लाहौर में मिलती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑफ कोर्स इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे इस बार आई हमेशा की तरह। और जॉब का जो टाइटल है, आप कहलाते हैं असिस्टेंट। बेसिकली ये सीनियर क्लर्क ही होता है। ये क्या होता है, सीनियर क्लर्क ही होता है। लेकिन सीनियर क्लर्क तो है भाई, लेकिन बड़ा पावरफुल किस्म का क्लर्क है। इसकी सैलरी बड़ी ज़बरदस्त होती है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। बेसिक पे स्केल की अगर बात करें तो BPS इसका 16 होता है, ठीक है, और अच्छा स्केल है, ज़ाहिर है गजेटेड पोस्ट है आपकी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर आप यहाँ पर देखें तो एज़ रिक्वायर्ड, जैसे अभी ये सीट्स आई थी तो एज़ पर पंजाब सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्रियल पोस्ट सर्विस रूल्स द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इज़ एज़ अंडर। अब यहाँ पर क्या आपको चाहिए जी, डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए सेकंड डिवीजन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन से मुराद आपकी 14 साल डिग्री होती है, 14 ईयर्स डिग्री, 14 साल डिग्री होती है। और ये 14 साल डिग्री आपकी BA हो सकता है, ये आपकी BSc हो सकती है, BCom हो सकता है, कुछ भी 14 साल कोई भी डिग्री है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं। BA BSc BCom कोई भी डिग्री हो। एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है जी, नील एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होता। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल जो है वो 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स 33 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कोर्ट के अंदर गए तो जो लोग कोर्ट के अंदर गए उन्हें यहाँ पर 3 ईयर्स का मज़ीद जो है एक्सटेंशन मिल गई, मज़ीद रिलैक्सेशन मिल चुकी है। तो वो मर्द हजरात जो कोर्ट में गए हैं उन्हें 33 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन मिली, और फीमेल्स को 36 की मिली है। मज़ीद भी जो भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ वैसे जाना चाहिए था, लेकिन रूल्स के मुताबिक 30 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। बाकी गवर्नमेंट तब्दीली कर दे, तरमीम कर दे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। जेंडर अगर देखें तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे के सारे लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये डिसाइड किया जाता है आपके CNIC आपके ID कार्ड के मुताबिक। उसके बाद जनाब अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो 100 मार्क्स का इसके अंदर पेपर होना होता है। ऑफ कोर्स 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। ये सारे के सारे आपके MCQs होते हैं। तकरीबन ये 10 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपके पास जनरल नॉलेज होता है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पर होता है। जियोग्राफ़ी है आपका, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। इन सारे सब्जेक्ट्स से मिलाकर 5-5, 10-10 मिलाकर तकरीबन ये 100 मार्क्स के MCQs आपके पेपर में आते हैं। और इसी हवाले से द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी का सेशन जारी और सारी है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सेशन की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। अप्लाई किस तरीके से किया जाता है जी, ये वैसे आप सब लोगों को पता है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करवानी होती है। इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आप वैसे यहाँ पर अप्लाई करें बाय पोस्ट या इस तरह। www.ppsc.gop.pk पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं क्लोजिंग डेट से पहले। उसके बाद सैलरी ऑफ असिस्टेंट, ये सबसे इसका जो है ना वो कहते हैं ना कि चार्मिंग फैक्टर जो है इसकी सैलरी है। वैसे तो इक्वल टू BPS 16 इसकी सैलरी होती है, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हाउएवर इन सिविल सेक्रेटरीट द एम्प्लॉयज़ आल्सो गेट सम स्पेशल अलाउंसेस। न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट में गेट फॉलोइंग सैलरी। आपको स्पेशल अलाउंसेस कुछ मिलते हैं, इसीलिए आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 1,12,000 है इस वक्त। मैं इस वक्त जो ये वीडियो बना रहा हूँ अब अगस्त 2024 है बेटा, और कोई नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देखे तो तब ये बातें कुछ और हो सकती हैं। अगस्त 2024 में इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 1,12,000 है। जो आपको इन हैंड सैलरी मिलनी है वो तकरीबन आपको 90,000 मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी, जो कि बहुत अच्छी तनख्वाह है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें
तो इसकी काफ़ी सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ऑलमोस्ट सीनियर क्लर्क ही होता है, ठीक है। और इसने काम करना होता है सेक्शन ऑफिसर या एक पीएमएस ऑफिसर, वहाँ जो भी बैठेगा, ज़्यादातर वो एसओज होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स जिन्हें आप कहते हैं। इनका स्केल 17 होता है, उनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं। आपको वहाँ पर रेफरेंस बुक्स को मेंटेन करना है और उनको अप टू डेट रखना होता है। इसके अलावा आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप फॉर एडिंग टू केस एनी प्रेसिडेंट पॉलिसी रूल्स और रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इट। जो आपने रेफरेंस बुक तैयार की है उनसे मुतालिक जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आपने सारी तैयार करनी है, उनको अप टू डेट रखना है। एंड फ्लैगिंग देम प्रॉपरली एंड मेकिंग रेफरेंसेज इन द मार्जिन ऑफ दीज बिफोर इट्स सबमिशन टू द हाई अप्स। और जो भी इसके अंदर कोई कमी पेशी है, कोई मार्जिन रखना है, कोई चीज़ ऐड करनी है, माइनस करनी है, वो सारा का सारा आपने अपने सीनियर्स को पुटअप करने से पहले उसको देखना होता है हर सूरत। तीसरे नंबर पर he should undertake reference and research work, acquaint himself with the rules and regulations pertaining to the subject dealt with in his section, maintain such statistics। ज़ाहिर है वहाँ पर सेक्रेटरीट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। आप जिस भी सेक्शन के अंदर काम करते हैं तो आपको अपने काम का एक्सपर्ट होना चाहिए और आपको तमाम के तमाम रेफरेंस और रिसर्च वर्क कर लेना चाहिए ताकि आप अपने उस सेक्शन के अंदर बेहतर तरीके से काम कर सकें। सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हैं। ही विल रिकॉर्ड एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द सर्विसेज लॉज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। आप जाहिर सी बात है जो भी नसीहतें आएंगी सर्विसेज एंड लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे और अपने एसओ को भी उससे आगाह करेंगे। He will prepare such statements and returns and collect such material statistics as required। जो भी रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स की, रिटर्न्स की, आप उसको कलेक्ट करते हैं इस तरह के मटेरियल को और उसे मेंटेन करते हैं। He will also maintain prescribed charts regarding all outstanding reports and time limit cases। आप सारे के सारे चार्ट्स भी वहाँ पर तैयार कर रहे होते हैं। In temporary absence of the in charge, she will submit and personally explain urgent cases to high ups। अगर आपके एसओ या सेक्शन ऑफिसर साहब छुट्टी पर हैं या एब्सेंट हैं तो एसओ की जगह पर आप मज़ीद आगे जो सेक्रेटरीज बैठे होते हैं उनको आप अपने जो केसेस वगैरह हैं, जो फाइल्स हैं, वो ख़ुद भी आप पुटअप कर सकेंगे, आपको करना होगा। ही विल अंडरटेक पीरियडिकली अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग एंड रीडिंग ऑफ फाइल्स। आपको वक्तन यानी वक्त के साथ साथ डेली बेसिस पर ही तकरीबन आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है रिकॉर्ड की इंडेक्स नंबर उनको देना है और उनकी काट छाँट करनी होती है। सिंपल सी बात है यार, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स होती हैं तो आपको क्लासिफिकेशन करनी है, हर फाइल को उसके अपने खाने में रखना है। और रिपोर्टिंग ड्राफ्टिंग भी इसी के अंदर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो ईजी जॉब नहीं होती, बहरहाल काम मेंटेन करना, सारे रजिस्टर्स को मेंटेन करना। इन केस ऑफ टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ सेक्शन ऑफिसर ही विल अटेंड टू एनी अर्जेंट रेफरेंसेस और केसेस दैट में रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। एसओ जब भी एब्सेंट होगा तो आप जो है जो अर्जेंट केसेस होते हैं उनको आप अटेंड करेंगे उसकी जगह पर। तो यहाँ पर आप एज एसओ काम कर रहे होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ क्लर्क रिकॉर्ड कीपर ही विल परफॉर्म दियर ड्यूटीज़। अब ये भी देखें, जब एसओ नहीं होगा तो आप एसओ के तौर पर काम करेंगे और अगर आपका जूनियर क्लर्क नहीं होगा या रिकॉर्ड कीपर नहीं होगा तो उस वक्त आपको एज ए जूनियर क्लर्क भी काम करना पड़ जाता है वहाँ पर। ही विल परफॉर्म ड्राफ्ट्स टू अप्रूवल आफ्टर फाइनल ऑर्डर्स ही हैव बीन पास्ड। जब फाइनल ऑर्डर्स पास हो जाते हैं तो आपको ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, DFA जिसे आप कहते हैं, DFA ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, वो भी तैयार करना होता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना। ही विल टेक फॉलो अप एक्शन बाय पुटिंग अप रिमाइंडर्स फॉर सिग्नेचर्स ऑफ द कंसर्न सेक्शन ऑफिसर ऑन ड्यू डेट्स। ही विल आल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न एजेंसीज। भाई जो भी सिग्नेचर्स वगैरह आपके एसओ के रह जाएंगे वो आप याद दहानी कराएंगे अपने एसओ को। सिंपल बात यह है कि यार आप अपने एसओ के ना पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं, एसओ के पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर जो आपकी वर्किंग आवर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ही विल मेंटेन separate running summary of each case giving history, background and the stage of disposal। जो भी केस चल रहा हो आपको उसका सेपरेटली रिकॉर्ड रखना होता है, हिस्ट्री रखनी होती है, समरी भी बनानी होती है। ही विल डू सच अदर ऑफिस वर्क एज में इंटरेस्टेड टू हिम बाय द हाई अप्स। हायर अथॉरिटीज़ आपको कोई और भी काम दे सकती हैं तो आप इनकार नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। ऑफिस टाइमिंग ज़्यादातर 9 to 5 होती है आपकी सिविल सेक्रेटरीट की, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो है 10-11 बजे से 4 बजे तक ही काम वाइंड अप हो जाता है, लिहाजा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन देखें, करियर देखें, स्कोप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है भाई। यहाँ पर स्टेप 1 आपकी जो पहली प्रमोशन है, असिस्टेंट्स आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज सुप्रिटेंडेंट, ग्रेड 17 आपको मिलता है जब आप सुप्रिटेंडेंट बनते हैं। जैसे ही आपकी 5 साल की सर्विस मुकम्मल होती है आप सुप्रिटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है।
एक्सपीरियंस एंड 4 वीक्स आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग वहाँ पर करना होती है। अब एक बात याद रखिए कि 5 साल बाद आप सुप्रीडेंट यानी 17 स्केल के लिए एलिजिबल होते हैं, बन नहीं जाते। ये डिपेंड करता है आपके पीपीएससी के मेरिट नंबर पर। अगर आप टॉप मेरिट पर हैं तो आप पहले ही डीपीसी में प्रमोट होकर आगे चले जाते हैं, और अगर आप नीचे हैं, ये वैकेंट सीट्स ऊपर जितनी होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीट वैकेंट 5 साल के अंदर हो जाए तो आप फ़ौरन से सुप्रिटेंडेंट हो जाते हैं, और अगर 5 साल के बाद फ़र्ज़ कर लें कि 10 साल तक सीट अगर वैकेंट नहीं है तो 10 साल भी आप नहीं बन पाते। तो ये 5 साल या 10 साल ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, ये बात जहन में रखना आप। लेकिन अमूमन जो है ना, आप इसको रख सकते हैं कि अमूमन 7 से 8 साल में आप बन जाते हैं बहरहाल सुप्रीडेंट। 17 स्केल आपको 7 से 8 साल बाद मिल जाता है। उसके बाद सुप्रिटेंडेंट से आपने जब पीएमएस ऑफिसर बनना है, पीएमएस ऑफिसर मीन्स कि आप सेक्शन ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हैं, और उसके अलावा भी किसी भी डिपार्टमेंट का आपको हेड लगाया जा सकता है। पीएमएस ऑफिसर का मतलब सिर्फ एसओ या एसी नहीं होता, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी आपको ड्यूटीज़ दी जा सकती हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर में आपको लगाया जा सकता है, सेंसस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट में मर्जी आपको चाहे, लेकिन आप होंगे पीएमएस ऑफिसर ही। ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। सुप्रिटेंडेंट से पीएमएस ऑफिसर बनने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती बेटा। यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं, नो टाइम लिमिट। आप 1 साल के अंदर भी बन सकते हैं, 2 साल में भी, 1 महीने में भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स ऊपर वैकेंट पड़ी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन स्ट्रक्चर के अंदर 12.5 जो सीट्स हैं वो भर्ती किए जाते हैं आपके जो तहसीलदार साहिबान हैं, तहसीलदारों से, जो प्राइवेट सेक्रेटरीज़ हैं उनसे, और यही जो सुप्रीडेंट्स हैं ये वाले, ठीक है। यही 3 लोग हैं जो आगे चल कर क्या बनते हैं, आपके एसीज़ बनते हैं, या पीएमएस ऑफिसर्स बनते हैं, या सेक्शन ऑफिसर्स बनते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन सेक्शन ऑफिसर्स बनने के लिए जो असिस्टेंट्स हैं, या सुप्रीडेंट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, या प्राइवेट सेक्रेटरीज़ हैं, इनका कोटा तकरीबन 11% या 10.25% बन जाता है, तकरीबन 10.5%, ठीक है। 10.75 कह सकते हैं आप, यानी 11.25% आपका कोटा होता है तकरीबन वहाँ पर जब आप प्रमोट होते हैं। यही 22.5% में से आपको आधा मिल रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सुप्रिटेंडेंट टू पीएमएस ऑफिसर आप 2 साल में भी बन सकते हैं, 3 साल में भी, लेकिन चलो आप यहाँ पर भी इसको 5 साल ही रखें, तो 8 साल पीछे 5 साल, यानी कि 13 ईयर्स या 15 ईयर्स, ये मैंने मैक्सिमम आपको बताया बेटा, ये कम नहीं बताया, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। बनने को आप 10 साल बाद भी पीएमएस ऑफिसर बन सकते हैं। बहरहाल कम अज़ कम 13 साल बाद आप पीएमएस ऑफिसर बन जाते हैं और आपको सारी मराहत मिल जाती हैं। उसके बाद पीएमएस ऑफिसर फर्दर एलिजिबल हो जाता है डिप्टी सेक्रेटरी या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट इन ग्रेड 18, आपको 18वां स्केल भी मिल जाता है, आप फर्दर प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती इन पोस्ट के लिए। पीएमएस ऑफिसर और अपर पोस्ट ये जो है सीट्स वैकेंट होने के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डिफरेंट वीडियोज़ में लोगों ने जो 7-7 साल खुद से लगा दिए हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बेटा बात करें तो पंजाब सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में आपकी पोस्टिंग होती है। 99% लोग वहीं पर पोस्टिंग लेते हैं और रुक भी जाते हैं, बट आपका ट्रांसफ़र भी बड़ा ईज़िली हो जाता है, ट्रांसफ़र बड़ा ईज़िली हो जाता है। और आप चाहें तो आप मुल्तान या फिर बहावलपुर सिविल सेक्रेटरीट जो साउथ पंजाब की हैं वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। आजकल वैसे बहावलपुर में काम कर रही है ज़्यादा, मुल्तान की भी उम्मीद है कि जारी रहेगी और काम करती रहेगी, ये टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है। बहरहाल सिविल सेक्रेटरीट के असिस्टेंट की पोस्ट बड़ी अच्छी है, आप बड़े ऊपर तक जाते हैं, प्रमोशन स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, सेशन हमारा स्टार्ट है, सुपर सेशन, इसके लिए दी बेस्ट सेशन है। हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ को देखिए, एंड स्क्रीन पर भैया आपको नज़र आएंगे, इंटरव्यूज़ देखिए हमारे स्टूडेंट्स के, देन डिसाइड कीजिए, डेमो लेक्चर्स लीजिए, चेक कीजिए डेमो लेक्चर्स, यहीं पर पढ़े, एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। इंशाल्लाह जो भी हमारा सेशन ज्वाइन करेगा वो कामयाब होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।